आज हम पढ़ेंगे निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। निश्चित समाकलन पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में। हम किस तरह उपयोग करते हैं निश्चित समाकलन का गणित में या और भौतिकी में, इसका भी प्रयोग होता है। तो निश्चित समाकलन का सबसे जो इसका यूज़ होता है, प्रयोग होता है, वह होता है क्षेत्रफल निकालने में। जब हम निश्चित समाकलन करते हैं किसी फलन का, मान लेते हैं हमारा फलन है f(x), y x का एक सतत फलन है। अंतराल a b में जब हम इस फलन का निश्चित समाकलन ज्ञात करते हैं तो इसे हम लिखते हैं समाकलन a से b f(x) dx। या किसी भी वक्र, यहाँ हमारा फलन है f(x) जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं x अक्ष और y अक्ष पर। तो यह वक्र तथा x अक्ष और x की कोटियों x बराबर a तथा x बराबर b द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। किसी फलन y यदि x का फलन है जो अंतराल a b में सतत है, तो अंतराल a b में a से b मान के बीच में फलन का निश्चित समाकलन उस वक्र तथा x अक्ष और x की जो कोटियां हैं a से b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। आइए इसे सिद्ध करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि y = f(x) एक फलन है जो अंतराल a b में सतत है। अक्षों पर इसे बनाते हैं। मान लेते हैं y = f(x) फलन इस प्रकार है और यह एक वक्र a b को प्रदर्शित करता है। फलन एक वक्र a b को प्रदर्शित कर रहा है। बिंदु A से x अक्ष पर लंब डालिए, A से C। इसी तरह बिंदु B से अक्ष पर हम लंब डाल देते हैं और इस बिंदु को लिखते हैं यदि D। तो हमें सिद्ध करना है ABD का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन AB f(x) dx को प्रदर्शित करता है। हम यहाँ पर क्या सिद्ध करने वाले हैं? वक्र f(x), ये वक्र है, फलन f(x) जो कि वक्र AB द्वारा प्रदर्शित है। x अक्ष तथा x की कोटियां मान लेते हैं। x बराबर a बिंदु C है, x बराबर b बिंदु D है। तो ACDB ये जो क्षेत्रफल है हम सिद्ध करेंगे ACDB का क्षेत्रफल बराबर होता है निश्चित समाकलन a से b f(x) dx के। यही यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमें वक्र पर बिंदु P मानना चाहिए। मान लेते हैं AB वक्र पर एक बिंदु है P। AB जो अंतराल A से B के बीच में वक्र है ना, फलन को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर एक बिंदु हम मान लेते हैं P।
ए बी वक्र या यह फलन x का एक वर्धमान फलन है, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। P के समीपवर्ती एक अन्य बिंदु मान लेते हैं Q। माना P के निर्देशांक है x, y, तो Q के निर्देशांक होंगे x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ बिंदु की स्थिति के हिसाब से। Q के निर्देशांक हम मान लेंगे x में थोड़ा सा जो परिवर्तन हुआ है अल्प परिवर्तन डेल x, जहाँ डेल x क्या है, x के मान में हुआ बहुत ही कम छोटा सा परिवर्तन है, जिसे हम अल्प परिवर्तन भी कह सकते हैं। इसी प्रकार y के मान में भी थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। बिंदु P के निर्देशांक यदि x और y है तो Q के निर्देशांक क्या होंगे, ये हम लिखते हैं। Q के निर्देशांक x के बराबर तो होगा नहीं, स्थिति अलग है, x से थोड़ा सा अलग है, x प्लस डेल x, तथा y प्लस डेल y के बराबर है, ये हम मान लेते हैं। जहाँ डेल y भी क्या है, y के मान में हुआ अल्प परिवर्तन। P से लंब डालिए x अक्ष पर, P से M। इसी प्रकार Q से लंब डाल देते हैं x अक्ष पर और लिखते हैं इस बिंदु को N। तो P M और Q M लंब है x अक्ष पर। अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए क्षेत्रफल को। देखिए A C N Q, ठीक है, एक यहाँ पे 3 आयत बन रहे हैं, A C M P, P M N Q और Q N D B। अब यह जो हमारा पहला आयत है A C M P, इसका क्षेत्रफल यदि हम A मान लेते हैं, क्षेत्रफल एरिया A से लिखते हैं हम, तो मान लेते हैं A C M P का क्षेत्रफल किसके बराबर है, A के बराबर है। चूंकि P के निर्देशांक x y हैं, Q इसके समीपवर्ती एक बिंदु है, हम बहुत नज़दीक की बात कर रहे हैं, दिखाने के लिए इतना डिस्टेंस है, पर Q को हमने क्या माना है, P के समीपवर्ती कोई बिंदु है। यहाँ से आप एक सीधी रेखा लेके R भी समझ सकते हो, और यह R डिस्टेंस P से R ही क्या है, छोटा सा परिवर्तन x में डेल x है। तो Q जो कि P के समीपवर्ती बिंदु है, जैसे ही हम आयत बनाएंगे A C N Q, ये जो क्षेत्रफल है ये थोड़ा सा बढ़ गया। A C M P का क्षेत्रफल हमने A माना है, और A C N Q का क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से थोड़ा सा अधिक होगा, और इस थोड़े से अधिक के लिए हम क्षेत्रफल में भी क्या लिखते हैं, डेल A। डेल A कहाँ से आया, x में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है डेल x, y में छोटा सा परिवर्तन हुआ है डेल y, तो क्षेत्रफल में भी थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और यह छोटा सा परिवर्तन ही क्या है, यदि डेल A है तो हम लिख सकते हैं A C N Q का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं A प्लस डेल A के बराबर है। अब हम इस परिवर्तन जो हुआ है क्षेत्रफल में डेल A, इसके मान को निकालेंगे, ठीक है। जो हमने छोटा सा परिवर्तन P से Q पर हम गए, तो क्षेत्रफल में जो छोटा सा परिवर्तन हुआ है, इस डेल A की चर्चा हम करते हैं। ये जो क्षेत्रफल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, यह किसके बराबर है, तो हम देख रहे हैं ये y अक्ष पर दूरी यदि y है तो y इंटू
डेल एक्स से ये थोड़ा सा बड़ा है, और y में भी छोटा सा परिवर्तन हुआ है, y प्लस डेल y का गुणा डेल एक्स से या छोटा होगा। समझ में आ रहा है? बिंदु P पर y मान है, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। समझ में आ रहा है? क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? लंबाई गुणित चौड़ाई से लंबाई और चौड़ाई लेते हैं। लंबाई यहाँ P बिंदु पर क्या है? y है, और चौड़ाई क्या है? हमने चौड़ाई क्या ली है? डेल एक्स। छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं तो डेल ए का मान इससे तो बड़ा होगा, लेकिन जब लंबाई क्या हो जाती है? y से y प्लस डेल y का गुणा कर दे डेल एक्स से। समझ में आ रहा है? इस पूरे समीकरण को डेल एक्स से भाग दे दीजिए। क्या मिलता है डेल एक्स से भाग देने पर? y छोटा है डेल ए बाय डेल एक्स आ जाएगा, और यह छोटा है y प्लस डेल y से। अब हम जानते हैं Q जो है वो P का समीपवर्ती बिंदु है, और हम इसकी सीमा निकालते हैं। जैसे ही Q P की ओर अग्रसर होगा, क्या लिखते हैं इसको? Q टेंस टू P लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि डेल एक्स में हुआ परिवर्तन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब ये Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा या P के पास आएगा, P के निकट आ जाएगा या P पर आ जाएगा, x में हुआ परिवर्तन क्या था? डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तथा y में हुआ परिवर्तन क्या है? डेल y, और यह भी शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो लिमिट ले लेते हैं Q टेंस टू P, या इसी को आप लिख सकते हैं लिमिट x में हुआ परिवर्तन डेल x टेंस टू 0। और इस लिमिट को लेने पर आइए देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त होता है। y जो कि छोटा है, लिमिट ले रहे हैं डेल x टेंस टू 0, डेल a बाय डेल x, और यह छोटा होगा y से। अब y के साथ क्या था? डेल y, और यह भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब x का परिवर्तन शून्य है तो y का परिवर्तन भी शून्य के बराबर है। तो यहाँ जो डेल y है इसका मान भी शून्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल ए बाय डेल एक्स का मान y से बड़ा भी है और y से छोटा भी है। तो हम देखते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल ए बाय डेल एक्स का मान y से बड़ा भी है और y से छोटा भी है। अवकल गुणांक की परिभाषा क्या कहती है? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल ए बाय डेल एक्स को ही लिखते हैं डी ए बाय डी एक्स लिख सकते हैं। अवकल गुणांक की परिभाषा से अवकलन पढ़ चुके हैं आप। तो यह जब y से बड़ा है और y से छोटा है, अर्थात इसका मान y के बराबर है। डी ए बाई डी एक्स बराबर जब हमको y मिलता है, अब इसे हम क्या करते हैं? x की कोटियों x बराबर a से x बराबर b के बीच समाकलन करते हैं।
समाकलन करने पर हमें मिलता है इंटीग्रेशन a से b dA/dx बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y dx। x के सापेक्ष समाकलन है। इसको हल करते हैं। d/dx और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आया, तो इसका आंसर आएगा a। समाकलन और अवकलन दोनों एक साथ है, तो क्या बचा a। तो a का मान जबकि x बराबर a है और a का मान जबकि x बराबर b है के बीच a का मान बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y dx के। a है क्षेत्रफल, हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल a का मान जबकि x बराबर b है में से घटाएंगे क्षेत्रफल a का मान जबकि x बराबर a हो बराबर होगा इंटीग्रेशन a से b y dx के। अब हम देखते हैं कि जब x का मान b है, चित्र से आप देखेंगे जब x का मान b है तो हमें क्षेत्रफल मिल जाता है AC dB पूरा क्षेत्रफल, और जब x का मान a है तो कोई क्षेत्रफल नहीं बना है, 0 बराबर है a से b fx dx। y बराबर fx रख देंगे, अतः ACDB का क्षेत्रफल बराबर हमें मिल जाता है a से b fx dx, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निश्चित समाकलन किसी फलन का कोटियों a और b के बीच वक्र fx तथा x अक्ष और कोटियों x = a तथा x = b द्वारा घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। आइए एक प्रश्न बनाते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। वक्र है हमारा EX, वक्र EX द्वारा x बराबर 0 से x बराबर a तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र EX का कोटियों का मान है x = 0 से x = a तक घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और निश्चित समाकलन की परिभाषा क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रयोग में की जाती है, सिद्ध कर चुके हैं हम। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, किसी भी वक्र का अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होता है इंटीग्रेशन fx dx, जहाँ x का मान होता है, अब यहाँ पर है x का मान 0 से लेकर a तक, और हमारा फलन परिभाषित है 0 से a, fx परिभाषित है हमारा EX से। EX का समाकलन होता है EX
और इसकी सीमाएं हैं 0 से a। हल करते हैं इसे। तो यह समाकलन बराबर होगा उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर एक बार x का मान हम रखेंगे a ऋण एक बार x का मान रख देंगे हम 0, e की घात में a और e की घात में 0 का मान होगा 1। अतः अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा e की घात में a ऋण 1 वर्ग इकाई। देखते हैं दूसरा प्रश्न। वक्र है sin x, वक्र है y बराबर sin x हमारा दिया गया फलन, और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई कोण 0 से लेकर 2 पाई के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसे। वक्र है हमारा y बराबर दिया गया फलन परिभाषित है यहाँ sin x से। sin x त्रिकोणमिति फलन हम जानते हैं, चतुर्थांश में इसके चिन्ह बदलते हैं। पहला चतुर्थांश साइन के लिए धनात्मक है, दूसरा भी धनात्मक है, पर तीसरे और चौथे चतुर्थांश में साइन का मान ऋणात्मक होता है। अर्थात हम जानते हैं कि जब x का मान 0 से लेकर पाई के बीच में हो तो साइन x धनात्मक मान रखता है, लेकिन जब x का मान पाई से 2 पाई के बीच में होता है तो साइन x ऋणात्मक मान रखता है, जिसे हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल 0। अक्षों पर इस वक्र को हम बना सकते हैं। मान लेते हैं ये x अक्ष है और यह y अक्ष है। कोणों को लेंगे x अक्ष पर 0, ये π/2 ले लीजिए, पाई 3π/2, और यहाँ यदि हम ले लेते हैं 2 पाई 90 अंश के अंतराल पर हमने 0 से लेकर 2 पाई को बिंदु लिया है हमने। y अक्ष पर आप ले लीजिए (1) और नीचे की ओर (1), तो हम sin x का मान जानते हैं 0 पर 0 होता है, π/2 पर यह अधिकतम मान 1 रखता है, पाई पर यह फिर 0 हो जाता है, 3π/2 पर यह निम्नतम मान (1) रखता है, और 2 पाई पर यह फिर 0 हो जाता है। तो हम sin x का ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से। 0 से शुरू होगा, π/2 पर 1 होगा, फिर पाई पर 0, फिर (1) और फिर यह हो जाएगा 0। तो यह हमने ग्राफ बनाया है फलन sin x का। हम देख रहे हैं 0 से पाई के लिए साइन धनात्मक मान रखता है और पाई से 2 पाई के लिए साइन ऋणात्मक मान रखता है। यदि हम इस पर एक छोटा सा स्टेप dx ले लेते हैं तो हम इस वक्र 0 से लेकर पाई के लिए
sin x का मान निकाल सकते हैं निश्चित समाकलन से। निश्चित समाकलन जिसकी सीमा होगी 0 से लेकर पाई sin x dx से। ठीक है, उसी तरह पाई से 2 पाई के लिए sin x क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लिखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल को। तो अभिष्ट क्षेत्रफल इस वक्र का x अक्ष तथा कोटियों 0 से 2 पाई के बीच का क्षेत्रफल ही अभिष्ट क्षेत्रफल है, जो कि बराबर होगा 0 से लेकर पाई sin x dx धन पाई से लेकर 2 पाई माइनस sin x dx के। ऋण का चिन्ह, क्योंकि पाई से 2 पाई के बीच में फलन ऋणात्मक मान रखता है। हल करते हैं इस निश्चित समाकलन को। तो हम देखते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और इसकी सीमा है 0 से पाई। इस ऋण चिन्ह को बाहर यदि हम ले लें तो धन और ऋण हो जाएगा ऋण, फिर साइन का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस कॉस और इसकी सीमा है पाई से 2 पाई। सीमाओं को रखते हैं तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा माइनस कॉस एक्स की सीमा रखेंगे 0 से पाई, पहले उच्च सीमा और उसमें से घटाएंगे निम्न सीमा, तो माइनस कॉस पाई में से घटाएंगे माइनस कॉस 0। फिर ये ऋण का चिन्ह माइनस कॉस 2 पाई में से घटाएंगे माइनस कॉस पाई। बराबर कॉस का पाई पर मान ऋण 1, फिर ऋण का चिन्ह ऋण कॉस का 0 पर मान 1, मान को रखते जाते हैं। फिर ऋण का चिन्ह ऋण कॉस का 2 पाई पर मान 1, ऋण और ऋण का चिन्ह कॉस का पाई पर मान हम जानते हैं होता है ऋण 1। हल करते हैं। ये हो गया ऋण और ऋण, धन 1, ऋण और ऋण, धन 1। ऋण का चिन्ह ऋण 1 है, ऋण और ऋण धन, और धन और ऋण 1। तो ये आ गया 2 ऋण 2, जो कि हो जाएगा 2 धन 2 अर्थात 4 वर्ग इकाई। तो इस प्रकार हमने वक्र y बराबर sin x का कोटियों 0 से लेकर 2 पाई के बीच क्षेत्रफल ज्ञात किया, जो कि बराबर है 4 वर्ग इकाई के। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं तीसरा प्रश्न। दीर्घवृत्त x² बाई a²
प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या दीर्घवृत्त द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। जिसकी बना सकते हैं, इसे आप अक्षों पर बनाइए। जहाँ ए बड़ा है बी से, तो एक्स अक्ष इसका हो गया दीर्घ अक्ष और वाई अक्ष इसके लिए हो गया लघु अक्ष। तो यह है इसका दीर्घ अक्ष और वाई हो गया इसके लिए लघु अक्ष। चूंकि ए का मान बड़ा है बी से, मूल बिंदु है यह 0 0, ओरिजिन ओ, तो x का मान 0 से लेकर a तक है। x की कोटियां हमारे पास 0 से लेकर a तक है। दीर्घवृत्त के इस वक्र को यदि हम 0 से लेकर a तक निश्चित समाकलन निकालते हैं तो हम इस एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। 0 से लेकर a तक यदि हम निश्चित समाकलन निकालें इस वक्र का, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इस दीर्घवृत्त के एक भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। पर हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यह जो क्षेत्रफल में ये सभी मान आपस में बराबर है। सभी के लिए दूरी a है और ये दूरी b है, तो हम 4 गुना कर देंगे इस क्षेत्रफल को, तो हमें पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हम देखते हैं एक भाग का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं फलन को कोटियों x बराबर a से b तक निश्चित समाकलन करके। अतः यह अभीष्ट क्षेत्रफल या पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा 4 गुना x बराबर a से x बराबर b तक फलन का निश्चित समाकलन, जहाँ फलन परिभाषित है दीर्घवृत्त के समीकरण से। अब यहाँ से हमें फलन का अर्थात y का मान ज्ञात करना चाहिए। चूँकि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर है 1, y के लिए से हल कीजिए। वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। हल करते हैं y के लिए। वाई स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं b के वर्ग का सीधे गुणा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ पर लिख सकते हैं b स्क्वायर, हर में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या b स्क्वायर बाय ए स्क्वायर और कोष्टक में
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है वाई स्क्वायर बराबर, तो वाई का मान होगा वर्गमूल का चिन्ह बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी और ए पूर्ण वर्ग है, बाहर निकल सकता है, लिख सकते हैं प्लस माइनस बी बाय ए, वर्गमूल के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का मान हमने निकाला है। अभिष्ट क्षेत्रफल निकालते हैं, तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 a से b y dx निकाल चुके हैं हम, मान रखते हैं इसमें y का 4 a से b, जहाँ y का मान हम लेंगे b बाय a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं और यह अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4, कांस्टेंट है b और a, इसको बाहर निकाल लीजिए, b बटे a, इंटीग्रेशन होगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x के सापेक्ष हम जानते हैं अनिश्चित समाकलन में वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन सूत्र से दिया जाता है x बाय 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए से। अनिश्चित समाकलन में आप पढ़ चुके हैं। इस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। तो हम लिख सकते हैं अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर होगा 4b बाय ए, और इसका समाकलन लिखते हैं x बाय 2 वर्गमूल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाय ए, जिसकी सीमा होगी 0 से a, की सीमा है 0 से a, x का मान सिर्फ हम ले रहे हैं 0 से a। हल करते हैं इसे 4b बाय a, x की उच्च सीमा लेंगे पहले a बाय 2 वर्गमूल ए स्क्वायर माइनस x का मान क्या रखेंगे a, कोटि सिर्फ x का मान लेना है, तो कोटि x का मान चित्र में 0 से a तक जा रहा है, तो यहाँ पर लिमिट इसकी होगी 0 से a स्क्वायर बाय 2, x का मान a रखने पर यह हमें मिलेगा साइन इनवर्स a बाय a, ये होगा इसकी उच्च सीमा। में से घटा देंगे निम्न सीमा, और निम्न सीमा जब x का मान 0 रखते हैं तो पहला पद भी 0 हो जाता है, तथा जैसे ही x का मान 0 रखते हैं साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है, इसलिए दोनों ही उत्तर क्या मिलेंगे हमें 0। 4b बाय a, और ये हमें मिल जाता है पहला पद ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के कारण 0, तो सिर्फ हमारे पास पद जो बच रहा है वह है ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1। 4b बाय ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2। हल कीजिए थोड़ा सा तो हमें मिल जाएगा क्षेत्रफल तो अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 4b बाय ए स्क्वायर बाय 2 और 2 को गुणा कर दीजिए तो 4 और साथ में है पाई
4 और 4 कट गया, एक a कट गया और यहाँ हमें मिल जाता है पाई a b वर्ग इकाई। तो हम एक दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं निश्चित समाकलन की परिभाषा से, है ना। हम विभिन्न फलनों का क्षेत्रफल x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कोटियों के बीच ज्ञात कर सकते हैं। बाकी अगली कक्षा में देखते हैं। धन्यवाद।